नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमांग गोयल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, न्यू दिल्ली। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीरियस और एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है GBS, गिलन बारे सिंड्रोम। इसको वैसे तो गिया बारे बोलते हैं, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है उसके चलते इसको गुलिन बारे सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये बहुत ही रेयर और एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसा मैंने कहा, और पोस्ट कोविड एरा में ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना, स्टार्ट होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। जो गुलिन बारे सिंड्रोम है वो एक ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी की ही इम्यूनिटी, जो कि बॉडी के अगेंस्ट जो एंटीजेंस थे, जो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उसकी जगह वो हमारे ही इम्यून सिस्टम पे, हमारे ही न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जब कोई भी इन्फेक्शन हमें होता है तो उसमें एक एंटीजन बॉडी में एंटर करता है और उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है उसको मारने के लिए। लेकिन कई बार बॉडी ये एंटीबॉडीज एक्सेस में प्रोड्यूस कर देती है, ज्यादा प्रोड्यूस कर देती है, जो कि हमारी नर्व सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। ऐसे में ये नर्व कोशिकाएं डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और जो उसकी वजह से जो नसें हैं वो वीक पड़ना शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को GBS हो जाता है। GBS को आइडेंटिफाई करने का जो इंपॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि जो व्यक्ति विशेष है उसके जो हाथ पैर हैं उनमें से एक तरीके से जान से निकल जाती है, एनर्जी से निकल जाती है। उसको चलने फिरने में, अचानक से चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, नीचे से बैठ के उठने में, वॉक करने में, है ना, दिक्कत होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर इस सिम्टम्स को इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे यह दिक्कत ऊपरी हिस्सों में आने लग जाती है कि लेट के बैठने में या फिर बैठ के खड़े होने में। उसके अलावा हाथों से कुछ पकड़ने में, हाथों को ऊपर उठाने में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है अगर ये बीमारी बढ़ने लग जाए तो। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए और इसको इग्नोर कर दिया जाए इनिशियल स्टेजेस में, तो व्यक्ति विशेष पूरी तरीके से कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है और हाथ पैरों का बिल्कुल जीरो मूवमेंट हो जाता है। तो GBS को आइडेंटिफाई इनिशियल स्टेज पे ही करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है। 5% केसेस में GBS फेटल होता है, लाइफ थ्रेटनिंग। जो 100 लोग अगर हैं तो 5% लोग GBS की वजह से मर भी सकते हैं। 20% लोग वेंटिलेटर पे चले जाते हैं 3rd to 4th डे। और GBS में यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर पहले 3 दिन में पेशेंट, व्यक्ति विशेष की सांस लेने की मसल्स अगर इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं और उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ने लग जाती है, तो यह सीवियर फॉर्म है और यह जानलेवा फॉर्म है GBS की। ज्यादातर GBS, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 80% GBS माइल्ड ही होते हैं और उनको दवाइयों से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ये जो 20% जो सीरियस GBS है, ये डिफिकल्ट टू ट्रीट GBS है और ये दवाइयों से पूरी तरीके से ठीक भी नहीं होता है। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल सस्पिशन, कि हम आइडेंटिफाई करें। तो अगर ये हमें लगता है कि इस तरीके के सिम्टम हमारे पेशेंट को हो रहे हैं तो हम तुरंत एक न्यूरोलॉजी इनेबल्ड हॉस्पिटल में उनको लेके जाएं और उसके बाद क्लिनिकल सस्पिशन के बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज और NCV। इस टेस्ट में काफी हद तक ये पता चल जाता है कि ये GBS है। इसके अलावा कुछ एंसिलरी या फिर कुछ एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे कि पीठ से पानी की जांच, CSF स्टडीज, कुछ ब्लड टेस्ट, और कई बार हमें MRI भी कराने की आवश्यकता पड़ती है कि इसके कारण और कुछ और मिमिकिंग डिसऑर्डर जो कि इसकी तरीके से प्रेजेंट करते हैं उनको रूल आउट करने के लिए। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इनिशियल ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, कि जिसमें कि पेशेंट को अगर सांस की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है, सांस लेने में बिल्कुल दिक्कत हो रही है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाती है। और जो इसका डेफिनेटिव और इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो प्राइमरली 2 लाइंस पे है, IVIG और प्लाज्मा एक्सचेंज। IVIG एक तरीके की कृत्रिम या आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं जो कि ह्यूमन ब्लड से ही बनाई जाती हैं, जो कि डिफेक्टिव एंटीबॉडीज के साथ कंपीट करती हैं और जो नर्व कोशिकाएं हैं उनको डैमेज होने से रोकती हैं। और प्लाज्मा एक्सचेंज एक तरीके का प्रोसीजर है जिसमें कि खून की सफाई की जाती है डायलिसिस मशीन के द्वारा, उसको दूषित एंटीबॉडीज वाले ब्लड को बाहर निकाला जाता है और फ्रेश प्लाज्मा बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो ये 2 बड़े ही कारगर तरीके हैं। अगर इनको समय से स्टार्ट कर दिया जाए तो हम GBS को कंप्लीटली पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। जो GBS है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद जनरली 5 to 7 डेज के बाद रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट करता है और जो पूरी तरीके से रेस्पॉन्स आने में 10 से 14 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि किस स्टेज पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है। अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में डिले हो गया है, एक दिन 24 आवर्स से ज्यादा का डिले हो जाए अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट होने में, तो GBS को ट्रीट करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है और यह जानलेवा भी हो जाता है। तो हम ये आइडेंटिफाई करें कि अगर किसी फीवर के बाद या फिर लूज मोशंस के बाद
है ना, हमारे व्यक्ति विशेष को हाथों पैरों में कमजोरी हो रही है, तो हम GBS से ग्रसित हो सकते हैं और हमें तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। धन्यवाद।